हेलो बच्चों, कैसे हैं? परमपिता परमात्मा से दुआ है कि सब अपने घरों पर बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही सुचारू रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो अच्छा पढ़ेगा, इस समय में जो अच्छा पढ़ेगा वो आगे जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में किया गया काम ही हमेशा रंग लेके आता है। मैं इस लेक्चर के बाद एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा इस पर। हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 देख रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 11 ये एक एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल का लेक्चर है। जिन बच्चों को केवल बोर्ड पढ़ना हो, +2 करनी हो, वो आराम कर सकते हैं, उनको कोई लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपनी क्लासों में F2 F3 में ऐसा भी बच्चा नहीं है जिसका लक्ष्य छोटा हो। सभी बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी सेक्शनों के बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आज हम देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन या फिर साइड चेन रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन की काइनेटिक्स या साइड चेन रिएक्शन की काइनेटिक्स देखते हैं कैसे है। कहता है एक रिएक्शन ए है, कोई रिएक्टेंट, वो कन्वर्ट होता है बी के अंदर और वो साथ साथ कन्वर्ट होता है सी के अंदर। इसका रेट कांस्टेंट K1, इसका रेट कांस्टेंट K2। पैरेलल रिएक्शन है, साइड चेन रिएक्शन है, इनकी काइनेटिक्स हमें आज पढ़नी है। ए है रिएक्टेंट, वो बी में भी कन्वर्ट होता है, वो सी में भी कन्वर्ट होता है। ए का कन्वर्जन बी में, उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, और ए का कन्वर्जन सी में, उसके लिए रेट कांस्टेंट जो है वो K2 है। हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल या साइड चेन रिएक्शन, और ये सारे के सारे रिएक्शंस जो हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों। यदि हम देखें तो मैं यदि देखूं तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ डीकंपोजिशन। हम मान लो ये रिएक्शन ले लें, ए कन्वर्ट्स इनटू बी, तो रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए that is equal to rate constant क्या है K1, that is equal to minus ddt, that is equal to K1 into concentration of A। और मैं इस रिएक्शन को ले लूं A कन्वर्ट्स into C, इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है K2। रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ A, इसके लिए क्या हो गया, that is equal to decomposition of A, that is equal to minus ddt, that is equal to K2 into concentration of A। अब A ही डिकम्पोज हो रहा है, B में भी और C में भी A ही कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं दोनों को यदि कलेक्टिव लिखूं तो मेरे पास टोटल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, टोटल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A की टोटल रेट ऑफ डिकम्पोजिशन दैट इज माइनस ddt मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, ddt मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A थी ddt मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज इक्वल टू, भाई दोनों ही A की डिकम्पोजिशन बता रहे तो दोनों जुड़ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। मैं लिख सकता हूं ddt concentration rate of decomposition of my that is equal to K1 plus K2 into concentration of A। बच्चों ये हमारे पास पैरेलल रिएक्शन के लिए, साइड चेन रिएक्शन के लिए इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आ गया, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट आ गया, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट यानी जिसको हम K इफेक्टिव कहते हैं, और वो K इफेक्टिव किसके बराबर आ गया K1 प्लस K2। ध्यान से देखना, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट निकाल दिया हमने पैरेलल रिएक्शन के लिए, दैट इज K1 प्लस K2। अब आती है बात कि सर पैरेलल रिएक्शन में ओवरऑल ऑर्डर क्या रहे, तो रेट, ये रेट R दैट इज इक्वल टू माइनस ddt मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज इक्वल टू K1 into K2 into कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितनी है 1। तो भाई ये हमारे पास इफेक्टिव
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन से ऑर्डर का आ गया भाई, इफेक्टिव ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर ही रहा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया, इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने दो चीज निकाल दी हैं, एक हमने निकाल दिया इफेक्टिव रेट कांस्टेंट के इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू K1 + K2, दूसरा हमने निकाल दिया इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। आगे चलिए, इससे थोड़ा सा और आगे चलें। हमारे पास बच्चों दो चीजें आ चुकी हैं, जो चीज हमारे पास आ चुकी है मैं उनको साइड में लिख रहा हूं। दो चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, एक पहली चीज हमारे पास आ गया K इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू K1 + K2, दूसरा हमारे पास आ गया भाई इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑर्डर। बोलो फर्स्ट ऑर्डर, इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑर्डर। ये दो चीजें हमने निकाली। अब हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम थर्ड निकालना चाह रहे हैं इफेक्टिव टी हाफ, यानी इफेक्टिव हाफ लाइफ टाइम निकालना। हमने बच्चों ये रिएक्शन दी, A कन्वर्ट्स पैरेलल रिएक्शन है, A कन्वर्ट्स इनटू B और A कन्वर्ट्स इनटू C। इसके लिए रेट कांस्टेंट K1, इसके लिए मैंने T हाफ मान लिया, T हाफ वन, हाफ लाइफ टाइम मैंने 1 मान लिया, T हाफ 1। इसके लिए मैंने हाफ लाइफ टाइम T हाफ 2 मान लिया। या हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमने देखा है, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी थी तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में देखा था T हाफ दैट इज इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम किसके बराबर होता है, 0.693 अपॉन K। T हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन K। किसके लिए होता है ये होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ टाइम दैट इज इक्वल टू T हाफ दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। तो मैं यदि इसके लिए हाफ लाइफ टाइम निकालूं तो मैं यहां से कह सकता हूं K T हाफ दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K की जगह मैं K इफेक्टिव लिख दूं, K इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K इफेक्टिव, K इफेक्टिव की जगह K1 + K2, कोई बोले यार K1 + K2। हमारे पास क्या आ गया, T हाफ इफेक्टिव that is equal to 0.693 upon K1 + K2। T half effective that is equal to 0.693 upon K1 की जगह 0.693 upon T half 1 plus K2 की जगह 0.693 upon T half 2। बोलो यार T half, मैंने ये कॉमन ले लिया T half, ये T हाफ कॉमन ले लिया, 0.6 यहां से मैंने 0.693 ऊपर था, नीचे से 0.693 कॉमन आ गया। क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ 2। ये कैंसिल हो गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव, इसको इधर ले गया मैं, T हाफ इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ 2। बोलो भाई ये आपके पास इफेक्टिव हाफ लाइफ टाइम T हाफ इफेक्टिव आ गया, इफेक्टिव हाफ लाइफ टाइम T हाफ दैट इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू T हाफ इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ। ये आपके पास इफेक्टिव हाफ लाइफ टाइम। क्लियर है सभी को समझ में आ गया हो। आगे चले बच्चों, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चले, हम निकालना चाह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी निकालें हम, तो यदि मैं एक्टिवेशन एनर्जी निकालूं, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी निकालना चाहता हूं, मैं इसके अंदर इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी निकालना चाहता हूं। इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है। इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी एडवांस लेवल की बात बता रहे हैं।
आईआईटी एडवांस एम्स वगैरह जो हैं उनकी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से। इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी, यदि मैं इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी की बात करूँ तो बच्चों मुझे देखना पड़ेगा कि इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की बात हम कहाँ पर करते थे, यदि याद हो तो फर्स्ट ऑर्डर हमने एक्टिवेशन एनर्जी की बात की थी अरेनियस इक्वेशन की, अरेनियस इक्वेशन में की थी। जब अरेनियस इक्वेशन में बात की थी तो अरेनियस इक्वेशन क्या थी, a बराबर a e रेज टू पावर माइनस ea अपॉन rt। बोलो भाई किया हमारे पास k इफेक्टिव आ चुका, k इफेक्टिव हमारे पास आ चुका, k इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। बोलो यार k इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू k1 प्लस k2। मैं k की वैल्यू पुट कर दूं इसके क्या आ चुका हमारे पास, k इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। अब मैं यहाँ पर इस k से अरेनियस इक्वेशन से सब k की वैल्यू पुट कर देता हूँ, कर रहा हूँ। देखिए k इफेक्टिव के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, a इफेक्टिव अलग अलग रिएक्शन होंगे सारे, a इफेक्टिव इनटू e रेज टू पावर माइनस ea इफेक्टिव अपॉन rt दैट इज इक्वल टू a1 इनटू e रेज टू पावर माइनस ea1 अपॉन rt प्लस e रेज टू पावर a2 इनटू e रेज टू पावर माइनस ea2 अपॉन बोलो भाई तो अपॉन rt। अब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो वही ये तो कांस्टेंट है, क्या आ गया a इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस ea इफेक्टिव अपॉन rt। बोलो यार अपॉन rt, चेन रूल पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन का नॉन मेडिकल वाला पढ़ा होगा, मेडिकल वालों को जरूरत भी नहीं है उस चीज की। माइनस ea चेन रूल पढ़ा होगा ना, चेन रूल डिफरेंशिएशन का चेन रूल पढ़ा होगा। यदि मैं इसके e रेज टू पावर माइनस ea इफेक्टिव इनटू rt इनटू माइनस ea इफेक्टिव अपॉन rt दैट इज इक्वल टू a1 e रेज टू पावर कांस्टेंट था माइनस ea1 अपॉन rt, डिफरेंशिएट करते चेन रूल से माइनस ea1 अपॉन rt प्लस a2 इनटू e रेज टू पावर माइनस ea2 अपॉन rt, डिफरेंशिएट किया ये चेन रूल से माइनस ea2 अपॉन rt। वही बोलो ea2 अपॉन rt। अब बच्चों यदि ये बात समझ में आती है तो एक बार फिर दोबारा से आप थोड़ा सा उतराओ, यहां पर आइएगा k इफेक्टिव की वैल्यू किसके बराबर थी, a इफेक्टिव इनटू e रेज टू पावर k a इफेक्टिव इनटू e रेज पावर माइनस e इफेक्टिव इनटू rt। क्या मैं इसकी जगह पर ये देखो यहां, क्या मैं यहां पर k इफेक्टिव डाल सकता हूं, k इफेक्टिव इनटू माइनस ea इफेक्टिव अपॉन rt दैट इज इक्वल टू ये सारी टर्म किसके बराबर थी, ये सारी टर्म k1 के बराबर थी, तो मैं यहाँ k1 लिख सकता हूँ k1 इनटू माइनस ea1 अपॉन rt। बोलो यार प्लस ये सारी टर्म जो थी, ये सारी टर्म इसके बराबर थी k2 के, इसके बराबर थी k2 इनटू माइनस ea अपॉन rt, k2 इनटू ea अपॉन rt, rt दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा, rt से rt सारा कैंसिल हो, क्या आ गया चाहिए k इफेक्टिव इनटू माइनस ea इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू k1 इनटू माइनस ea1 प्लस k2 इनटू माइनस ea2, माइनस कैंसिल कर दे सब कहीं कॉमन लेते, e इफेक्टिव ea इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू माइ ea इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू k1 इनटू ea1 प्लस
K2 इंटू EA2 अपॉन K इफेक्टिव बोलो यार, K इफेक्टिव। ये आपके पास आ गया इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी। K इफेक्टिव किसके बराबर है, EA इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू K1 इंटू EA1 अपॉन प्लस K2 इंटू EA2 अपॉन K इफेक्टिव K1 प्लस K2 लिखता हूँ, K1 प्लस K2। ये याद रख ले आप ना, ये डायरेक्ट याद रख ले, डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में। एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। इन स्लेविक चीजों को केवल और केवल आपको याद रखना है। इसको कहीं पर भी आप याद रख लें, इन फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं आता है, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको याद रख लें आप। ये आपके पास इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। हमने बच्चों आगे चलें, यदि मैं आपसे अब तक देखूं तो हमने पैरेलल रिएक्शन पढ़ रहे थे। पैरेलल रिएक्शंस के अंदर हमने 3-4 चीजें निकाल ली हैं। क्या क्या निकाल लिया? फर्स्ट हमने निकाल लिया है, फर्स्ट हमने जो पार्ट निकाल लिया, हमने सबसे पहले निकाला K इफेक्टिव। K इफेक्टिव इसके बराबर था K1 प्लस K2। फिर हमने निकाला इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा था, फर्स्ट। फिर हमने क्या निकाला भाई, K इफेक्टिव K1 प्लस K2, इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट। फिर हमने 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव, T हाफ इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन T हाफ 1 प्लस 1 अपॉन T हाफ 2, बोलो यार। फिर हमने इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी EA इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू EA इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू K1 इंटू EA1 प्लस K2 इंटू EA2 अपॉन K1 प्लस K2। ये चीजें हमने निकाल ली। पैरेलल रिएक्शंस के लिए ये बातें हमने निकाली। आगे चलें थोड़ा सा और, यदि हम हमारे पास पैरेलल रिएक्शन था, हम पढ़ रहे थे रिएक्शन था A कन्वर्ट्स इनटू B इंटू C, K1 K2, बोलो यार ये क्या था, K1 इंटू K2। अब हम निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट, कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट, जो A की कंसंट्रेशन बच गई वो निकालेंगे। यदि मैं निकालूं कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट, कंसंट्रेशन ऑफ A निकालूं, कंसंट्रेशन ऑफ A निकालना चाहता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ A निकालना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजों में से आता है। कंसंट्रेशन ऑफ A निकालें यदि, तो बच्चों हमारे पास आप ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी थी हमने, A कन्वर्ट्स इनटू B और ये K था। मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को एक बार रिवाइज करवाऊंगा, उससे रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमने पढ़ी थी। जब हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी थी तो हमने कहा था कि भाई रेट R दैट इज इक्वल टू माइनस d dt, कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, बोलो भाई K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। मैं इसको सोल्व करूं यदि, तो मैं इसको लिख सकता हूं d dt मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A दैट इज इक्वल टू माइनस K इंटू A। टर्म सेपरेट कर लिया मैंने, A की टर्म्स एक तरफ लिया, d A अपॉन A दैट इज इक्वल टू माइनस K dt, बोलो भाई। इसको हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें भाई, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, इसको भी इंटीग्रेट करें, इसको भी इंटीग्रेट करें। मैंने कहा कि इस रिएक्शन के लिए A कन्वर्ट्स इनटू B के लिए T इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये A नॉट है और T इज इक्वल टू T टाइम पे ये A, T इज इक्वल टू T टाइम पे क्या है A। इंटीग्रेट कर दिया कहां से, इनिशियल A0 से लेकर A तक, इसको T इज इक्वल टू 0 से लेकर T इज इक्वल टू T टाइम तक। यदि इंटीग्रेट किया बच्चों तो हमारे पास क्या है, ये आया आपके पास इसका इंटीग्रेशन ln A कहां से कहां तक, लिमिट A0 से A माइनस K कांस्टेंट dt का T। अब इसको मैं एक्सपेंड करूं यदि, तो क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट ln A माइनस ln A नॉट, लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू KT। क्या बनाऊं इसको मैं, ln A अपॉन A नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस KT, माइनस KT। मैं इसको लिख सकता हूं ln A अपॉन A नॉट दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस KT।
बोलो भाई, a that is equal to a नॉट e रेज टू पावर माइनस के टी। बोलो यही a रेज टू पावर a नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस के टी। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए काइनेटिक्स आई की कंसंट्रेशन ऑफ a की। यदि मैं बच्चों इसमें देखूं तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो फर्स्ट यही यहां पर की, बस बदला तो क्या बदला, रेट कांस्टेंट बदल गया। क्या बदल गया भाई, इसका रेट कांस्टेंट बदल गया। रेट कांस्टेंट इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, के इफेक्टिव लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बच्चों, यदि मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना चाहूंगा तो मैं यहां से लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए मैं लिख सकता हूं क्या, ए दैट इज इक्वल टू ए नॉट इनटू ई रेज टू पावर माइनस के इफेक्टिव इनटू के इफेक्टिव टी। बोलो ए दैट इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर के इफेक्टिव इसके बराबर माइनस k1 प्लस k2 इनटू टी। ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए आ गया। क्या आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब बच्चों हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए भी कर लिया। अब हमारे पास आता है कि बी और सी की कंसंट्रेशन और बताओ। कंसंट्रेशन पूछता है हमसे बी की और कंसंट्रेशन पूछता है हमसे सी की। कंसंट्रेशन ऑफ ए हमने निकाल दी, हमसे पूछता है कंसंट्रेशन ऑफ बी बताओ और कंसंट्रेशन ऑफ सी बताओ। तो बच्चों हम कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी ए से ही ड्राइव कर सकते हैं। यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ बी की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सी की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ बी की बात करें और कंसंट्रेशन ऑफ सी की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सी की बात करें, तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी देखो पहले मैंने क्या लिखा था, माइनस डी डी टी कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू k1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्या मैं इसको यूं लिख सकता है, दैट इज आल्सो इक्वल टू डी डी टी कंसंट्रेशन ऑफ बी। बोलो क्या लिख सकता हूं, तो मेरे पास ये क्या आ गया, डी डी टी कंसंट्रेशन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू k1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन फॉर्मूला आपके पास आ चुका, डी डी टी कंसंट्रेशन ऑफ बी दैट इज इक्वल टू k1 इनटू ए की जगह क्या लिख सकते हो, ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू टी। बोलो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये डेरिवेशंस बीएससी में भी आते हैं, ये डेरिवेशंस जो है ये एमएससी वगैरह में आते हैं, या करने की जरूरत भी नहीं है आपको बहुत ज्यादा से। चेन रूल जिन नॉर्मल के बच्चों को आता होगा उनके लिए बहुत आसान है। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे, इस सारे को आप सोल्व करोगे तो आप यहाँ से बड़े आराम से इसको कंसंट्रेशन ऑफ बी को लिख पाओगे। ये सारा ये चेन रूल जिन बच्चों को आता होगा वो बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे, जरूरत भी नहीं सोल्व करने की। वैसे यदि आप सोल्व करते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ बी का आपके पास फॉर्मूला आ गया, सोल्व करने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ बी का आ गया k1 इनटू ए नॉट अपॉन k1 प्लस k2 इनटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू टी। ये आपके पास फॉर्मूला कंसंट्रेशन ऑफ बी का फॉर्मूला आ गया आपके पास k1 इनटू a नॉट अपॉन k1 प्लस k2 इनटू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 इनटू k2 इनटू t। जहां तक मैं सोचता हूं ये रिजल्ट्स ड्राइव करने की जरूरत भी नहीं है आपको, ये फॉर्मूला याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहेगा तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखेंगे कैसे क्यों नहीं, बड़ी बात बताऊंगा आपको। कंसंट्रेशन ऑफ सी की यदि आप बात करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ सी की यदि आप बात करते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ सी के केस में क्या बदलेगा, केवल ये यहां पर k1 की जगह क्या जाएगा k2 इनटू a नॉट अपॉन k1 प्लस k2 इनटू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इनटू t। बोलो यार, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। रेशियो यदि निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ c का, यदि मैं रेशियो निकालूं कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ c का रेशियो निकालता हूं तो आपके पास क्या आता है, ये दोनों डिवाइड होंगे, ये दोनों की इक्वेशन डिवाइड होंगी। यदि डिवाइड होंगी तो k2 से k2 कैंसिल हो गया, ये सारा आपके पास कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ गया k1 अपॉन k2। प्लस 2 लेवल का एडवांस से एडवांस लेवल का क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा भैया। बहुत कितना भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो इस फॉर्मूले से ही सोल्व हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ c दैट इज इक्वल टू k1 अपॉन k2। यानी कि यहां पर आपको केवल और केवल ये बात याद रखनी है कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन ज्यादा बनेगा। यदि ये पूछ
पूछ ले कि कौन ज्यादा बढ़ेगा, बी या सी, तो जिसका K1 बढ़ा, जिसका K बढ़ा, जिसका रेट कांस्टेंट बढ़ा, उसकी फॉर्मेशन ज्यादा होगी। किसकी फॉर्मेशन ज्यादा होगी? जिसका रेट कांस्टेंट बढ़ा है उसकी फॉर्मेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। अब बच्चों यदि मैं इसको थोड़ा दोहरा के लिखूं, कई बार हमसे पूछ लेता है कि सर आप हमें परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ बी की बात कर लेता है, परसेंटेज ऑफ बी की बात कर लेता है, परसेंटेज ऑफ बी, तो बी की फॉर्मेशन K1 के अनुसार, तो K1 अपॉन दोनों का रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 इनटू n, ये परसेंटेज ऑफ बी का फॉर्मूला है। परसेंटेज ऑफ सी पूछे आपसे, तो सी K2 रेट कांस्टेंट, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इनटू 100, ये आपके पास परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया, परसेंटेज ऑफ बी और परसेंटेज ऑफ सी। सभी को समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यदि कोई है तो वो ये है, ये फॉर्मूला पैरेलल रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, B into C that is equal to K1 upon K2। चलो बच्चों आगे चलते हैं। मैं एक बार जो कुछ पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करवाऊं। यदि हमने पैरेलल रिएक्शन के बारे में क्या क्या जान लिया है वो बात देखी। पैरेलल रिएक्शन के केस में हमने क्या क्या देख लिया। पैरेलल रिएक्शन +2 के अंदर नहीं आता है। पैरेलल रिएक्शन की बात करें तो पैरेलल रिएक्शन हमारे पास था A कन्वर्ट्स इनटू B और A कन्वर्ट्स इनटू C, ये K1 था, ये K2। हमने इसके बारे में देख क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिया, इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिया, क्या था K1 प्लस K2। हमने इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था फर्स्ट ऑर्डर। हमने क्या देखा, हमने इफेक्टिव रेट कांस्टेंट देखा, रेट कांस्टेंट, इफेक्टिव रेट कांस्टेंट के इफेक्टिव किसके बराबर था भाई? K1 प्लस K2 के। हमने भाई हाफ लाइफ टाइम देखा, T इफेक्टिव देखा, T इफेक्टिव, T हाफ इफेक्टिव किसके बराबर था भाई? 1 अपॉन T हाफ इफेक्टिव that is equal to 1 upon T half 1 प्लस 1 upon T half 2। बोलो यार, हमने ये इफेक्टिव देखी, इफेक्टिव एनर्जी देखी, इफेक्टिव एनर्जी K1 into EA1 प्लस K2 into EA2 अपॉन K1 प्लस K2। और भाई हमने देखा बच्चों, ये थर्ड था, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इफेक्टिव के बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ A देखी, दैट इज इक्वल टू A नॉट e रेज़ टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इनटू T, ये देखा। हमने कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C देखा, दैट इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। परसेंटेज ऑफ B देखी, K1 और K1 प्लस K2 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ C देखी, परसेंटेज ऑफ C दैट इज इक्वल टू K2 और K1 प्लस K2 इंटू 100। ये चीजें हमने सारी की सारी पैरेलल रिएक्शंस के लिए पढ़ी, सारी चीजें पैरेलल रिएक्शंस के लिए हमने पढ़ी। जब हमने ये पैरेलल रिएक्शंस पढ़ ली बच्चों, तो मैं अब आपको ये देख लिया, आप यहाँ से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये समझ में आ जाए आपको। पैरेलल और रिएक्शन के लिए मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस की जब हम बात करें तो क्वेश्चंस की बात करें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आता है, कंसीडर द पैरेलल रिएक्शन। कंसीडर द पैरेलल रिएक्शन A कन्वर्ट्स इनटू B एंड C, इसके लिए K1, इसके लिए K2। 60% decomposition of A takes place in 20 minutes at which
75% of B and 25% of C are present. Calculate K1 and K2. K1 और K2 निकालना है। ये बात दे रखी है, ये बात आपको दे रखी होती है, ये बात अंडरस्टूड होती है कि पैरेलल जो रिएक्शंस हैं इस लेवल पे वो सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की है। ये बात गिवन है एक तरह से कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है। यदि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, अच्छा किसने, यदि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो हमें ये पता है कि 60% ऑफ A डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन 20 मिनट्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए K का एक्सप्रेशन आता है, K इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू, K क्या था 2.303 अपॉन T log A ओवर A माइनस x, बोलो यार A ओवर A माइनस x। K इफेक्टिव निकालना है, K इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T 20 मिनट्स log परसेंटेज जब भी रखी हुई इसका परसेंटेज 100 ओवर 100 माइनस x कितना परसेंटेज हो 60, 2.303 अपॉन 20 log 100 ओवर 40 log 5 अपॉन 2, बोलो यार K इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू, K इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 log 5 माइनस log 2, बोलो बराबर 2.303 अपॉन 20 log 5 0.6990 माइनस 0.3010। K इफेक्टिव है यानी K1 प्लस K2 बराबर है, K1 प्लस K2 बराबर है। अब 75% ऑफ B एंड 25% ऑफ C आर फॉर्म्ड। B और C किस रेशियो में फॉर्म होते हैं? वो K1 K2 की रेशियो में होते होंगे यार, K1 K2 की। तो ये कितना है 75, ये कितना है 25, कितना आ गया 3 आ गया। K1 अपॉन K2 दैट इज इक्वल टू 3, K1 दैट इज इक्वल टू 3 K2। ये जो K1 K2 की वैल्यू आएगी इसमें आप K1 की जगह क्या कर दोगे 3 K2 और आपका सॉल्यूशन। जब भी मेरे पास असाइनमेंट का सॉल्यूशन भेजें, इसका नोट्स भेजें तो पूरी वैल्यू निकाल कर भेजें भाई, ये नहीं सर यहाँ तक क्या सर ने हम भी यही कर दें, इसको पूरा सॉल्व करके भेजिए। चलो आगे देखो, एक और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और आता है, अगला क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन यदि हम करें तो हमें कहता है इन ए पैरेलल रिएक्शन at 23 डिग्री सेल्सियस A कन्वर्ट्स इनटू B और A कन्वर्ट्स इनटू C। ये K1 ये K2, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 20 किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान रहे किलो कैलोरी में भाई, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 40 किलो कैलोरी पर मोल। रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट B is to C इज, ये क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2, सेकंड ऑप्शन दिया है 4.67 into 10 to power 14, थर्ड ऑप्शन दिया है 4.67 into 10 to power -14 और फोर्थ ऑप्शन दिया है 2.22 into 10 to power -1। ये आपके पास चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन आपको दिए, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये आपके पास चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन इसने दिए हैं आपको और ये आपको क्वेश्चन करना है। अब बच्चों देखो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी सब आपको। हमारे पास सीधा सीधा क्वेश्चन था, B अपॉन C, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन C क्या था, K1 अपॉन K2 का रेशियो होगा, K2 अपॉन K1 रेशियो होगा। अब बच्चा कहता है K1 K2 की वैल्यू ले रखियो भाई, K1 K2 की वैल्यू नहीं रखी, लेकिन K को हमें एक्टिवेशन एनर्जी जोड़ना आता है। K बराबर A e रेज़ टू पावर माइनस E अपॉन RT, बोलो यार K बराबर E रेज़ टू पावर माइनस E अपॉन RT, ये हमें जोड़ना आता है इसको।
यदि हमें ये वैल्यू जोड़नी आती है तो हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें सोल्व करेंगे और उसके बाद आप उसका आंसर लीजिए। अब ये जो मैंने आपको एडवांस लेवल का पैरेलल रिएक्शन करवा दिए हैं। एक कंजुगेटिव रिएक्शन बच गया है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन बच गया है मेरे हिसाब से एडवांस रिएक्शन का। वो भी मैं आपको एक कल परसों में जो दो लेक्चर और भेज दूंगा, उसमें वो कवर हो जाएगी। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे, यहाँ से आपके पास मैटर की कोई कमी नहीं आएगी। मैटर आपको लगातार मिलता रहा है, मिलता रहेगा। आप लोग पढ़ते रहेंगे और पढ़ने का मतलब ये है कि बाल की खाल निकालते रहेंगे, नॉर्मल पढ़ाई नहीं करनी। मैं बता रहा था आपको जो लेक्चर शुरू किया कि मैं बताऊंगा विभिन्न परिस्थितियों में पढ़ने का फायदा क्या होता है। एक बार एक बहुत पुरानी कथा है कि एक बार बादलों के ने, मैंने सुना है भी होगा हो सकता किसी क्लास में, बादलों ने की एक मीटिंग हुई, एक पंचायत हुई और उस पंचायत में बादलों ने कहा कि भाई हम लोग बरसते हैं तो किसान जो है वो अन्न उपजा पाता है, किसान अन्न उपजा पाता है। हम ना बरसे तो किसान अन्न ना उपजा पाएगा। और धरती पर आज हालत ये है कि कोई भी आदमी ये नहीं कहता जय बादल, सब कहते हैं जय किसान, यानी सारा का सारा क्रेडिट किसान को जाता है। तो पंचायत हुई, उन्होंने फैसला किया कि हम बरसेंगे नहीं, हम बरसेंगे नहीं, फिर देखते हैं किसान कैसे अन्न उपजाएगा और फिर लोगों को हमारी अहमियत समझ में आएगी। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि हम नहीं बरसेंगे किसानों, तुम्हें अपनी खेती करने का कोई भी फायदा नहीं है। सब किसानों ने सुना। मेरे जैसे जो आलसी किसान थे वो लोग बड़े खुश हुए कि यार मौज हो गई, अब ना खेत में जाना ना कुछ और सब लोगों ने, मेरे जैसे सारे लोगों ने हल चलाना छोड़ दिया। आप में से कोई एक अच्छा सा जो मेहनती किसान था, निखिल जैसा, उसने अभी भी हल चलाना जारी रखा, उसने अभी भी हल चलाना जारी रखा। मोहित भारद्वाज जैसा, अजय जैसा, लगातार वो हल चलाते रहे अभी भी। और जब हल चलाते रहे वो अपने खेतों को जोतते रहे। जैसे आजकल की हालत है कि बहुत से लोग आराम कर रहे हैं लेकिन आप लोग फिर भी पढ़ रहे हैं। इसी तरह जैसे आज पढ़ रहे हैं उसी तरह वो किसान हल चलाते रहे। बादलों ने देखा कि बहुत से लोग, मोस्टली लोग जो है वो घरों में कैद होकर रह गई हैं, खेतों में जाना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी ये कुछ एक दो लोग खेत में हल चला रहे हैं। उन्होंने फिर दोबारा से बादलों की पंचायत हुई। उन्होंने कहा हो सकता है इन लोगों को हमारा मैसेज नहीं गया। और उन बादलों की पंचायत हुई। उन्होंने अपना एक बादल, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना और उसको कहा जा तू उसको बता क्या इस मूर्ख को कि यार हल क्यों चला रहा है, जब तक हम नहीं बरसेंगे, जब तक फसल तो हो ही नहीं सकती। वो बादल जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था बादलों का, वो उस किसान के पास खेत में पहुंचा हल चलाते हुए के पास। उसने कहा भाई तुझे पता नहीं, हमने बरसना बंद कर दिया। उस किसान ने कहा पता है मुझे, तो फिर तू हल क्यों चला रहा है? तो उसने कहा भाई मुझे पता है कि तुम लोग नहीं बरसोगे, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि तुम कितने दिन नहीं बरसोगे। तुम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वही बात है, ये लॉकडाउन कितने दिन नहीं खुलेगा, महीना 2 महीने 2 साल 5 साल नहीं बरसोगे, लेकिन उसके बावजूद एक ना एक दिन तो तुम्हें बरसना पड़ेगा। और मैंने यदि आज से हल चलाना बंद कर दिया तो मैं हो सकता है उस समय तक, जिस दिन तुम बरसो उस समय तक मैं अपना हल चलाना भूल जाऊं। ये बात सुनकर उस बादल को बड़ी चिंता हुई। उसने कहा, उस बादल ने सोचा कि जब बिना हल चलाए किसान हल चलाना भूल सकता है तो कहीं इतने दिन में मैं बरसना ना भूल गया। और उसने कोशिश करके देखी कहीं मैं भूल तो नहीं गया। वो बरसने लगा, उसने कोशिश करी तो वो बरसा, उस खेत में पानी गिरा और पानी गिरने के बाद उस खेत में फसल लहराई। बाकी जहाँ सारे किसान, सारे खेत बंजर पड़े थे, वो अकेला किसान ऐसा था जिसके खेत में फसल लहरा रही थी। बच्चों, विपरीत परिस्थिति में उस किसान ने सीएम नहीं हुआ। उस किसान ने
अपना संयम नहीं खोया, अपनी मेहनत करने की टेंडेंसी को नहीं भूला। आप लोग सारे मेहनती हो, बहुत अच्छी सी मेहनत करते हो, लेकिन अपील बार बार एक अपील है कि आप इन विपरीत परिस्थिति के अंदर ये पढ़ना मत भूल जाओ। लगातार लगे रहें, लगातार पढ़ते रहें। अगले लेक्चर के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।